मॉर्निंग क्लास 9 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी वाला चल रहा है। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे सब टॉपिक है दैट बिगनिंग ऑफ द फॉरेस्ट रूल्स एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड फॉर डिफॉरेस्टेशंस। तो लास्ट क्लास में रीजंस हमने डिस्कस किया था डिफॉरेस्टेशन के बारे में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है व्हाट आर द रूल्स फॉर फॉरेस्ट्री रूल्स जो शुरू की थी, और डाइट्रिच ब्रैंडिश को जो अपॉइंट किया था ब्रिटिशर्स ने, द जर्मन एक्सपर्ट्स को बुलाया था, उनको अपॉइंट किया था फर्स्ट साइंटिफिक वहाँ पे दैट वाज द फर्स्ट ऑफिसर्स फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, उनको अपॉइंट किया था। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने आने के बाद क्या क्या चेंजेस की और कितने सारे रूल्स जो है फॉरेस्ट रूल्स के ऊपर, साइंटिफिक फॉरेस्ट के ऊपर उन्होंने वर्क किया। तो आज हम लोग इस चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मूव करते हैं टॉपिक से कि पीपल हु कट डाउन ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द रूल्स। तो उन्होंने जो रूल्स बनाया था, जो सिस्टम कहा था कि वी हैव टू फॉलो सम सिस्टम्स, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी है। तो यहाँ पे कहा गया द पीपल्स विदाउट इन्फॉर्मिंग कि जो भी ट्रीज को कट कर रहे हैं और रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, सो दैट पर्सन विल बी पनिश्ड, उनको पनिश किया जाएगा। Therefore, Brandish set up the Indian Forest Service in 1864 में उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्ट फॉर्म करवाया 1864 में एंड हेल्प प्रिपेयर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो 1864 में उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस फॉर्म किया और उसके बाद 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को फॉर्म किया। सो द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इम्पीरियल मीन्स इट इज़ नॉट इंडियन गवर्नमेंट, इट इज़ बीन इम्पीरियल का मतलब होता है द कंट्री अ गवर्नमेंट रूल्ड, दैट वाज द कंट्री रूल्ड बाय सम अदर गवर्नमेंट्स, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे अदर कंट्रीज कौन थी? ब्रिटिशर्स थी, है ना। तो इम्पीरियल का मतलब यहाँ पे कौन हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप, वेयर इट वॉज सेटअप एट देहरादून इन 1906 में। तो सबसे पहले जब डाइट्रिच ब्रैंडिश इंडिया में आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा उनको मैनेजमेंट रूल्स फॉलो करवानी है, सिस्टमेटिक फॉलो करनी है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट इंडियन सर्विस 1864 में किया, फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को 1865 में पास आउट करवाया, फिर इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर्म किया देहरादून में 1906 में। तो इसी तरह से इट वॉज बिन फॉर्मिंग एंड दे आर ट्राई टू फाइंड सम अदर ऑल्टरनेटिव, जो लोग जो थे, लोकल्स जो थे, वो टिम्बर्स को कट ना करें, डिस्ट्रॉय ना करें। सो द डिसिप्लिन टॉट हियर आर कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। तो इस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जिसका मेन उद्देश्य था, तो वहाँ पे उन्होंने क्या बनाया? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, कि वहाँ पे सबको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को फॉलो करनी है। और ये सिस्टम है कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इट मीन्स कि सबसे पहले तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री उनके लिए साइंटिफिक फॉरेस्ट्री था, बट मेनी ऑफ द इकोलॉजिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ टुडेज इंडियंस दैट फील्स और दे फील्स दैट वाज नॉट एट ऑल अ साइंटिफिक, कि वो जो वो कहते थे, वो मानते थे कि वो साइंटिफिकली कुछ कर रहे हैं, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है, तो वो साइंटिफिक नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में उन्होंने क्या किया कि जितने सारे नेचुरल फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट मीन्स दैट नेचुरल ग्रोइंग ट्रीज एंड प्लांट्स, जहाँ पे डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, अलग अलग पीसेस के होंगे। तो यहाँ पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में दे कट डाउन द नेचुरल फॉरेस्ट और उसके उनके प्लेस में इट मीन्स द नेचुरल फॉरेस्ट दे हैव कट डाउन एंड इन प्लेस ऑफ दैट ओनली पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ ट्रीज वॉज प्लांटेड। और वो कौन सा था? टिम्बर था। जो उनको क्या चाहिए था? टिम्बर्स चाहिए था उनके देशों के लिए, उनके लोगों के लिए। So they planted that timber plant in a particular row, in a straight row. तो यहाँ पे 1 1 1 तो एक लाइन, जैसे हम लोग लाइन असेंबली में खड़े होते लाइन वाइज, तो दैट वाज वो ग्रो ताकि इस तरह से साइंटिफिकली। तो यहाँ पे उन्होंने टोटली क्या क्या इस तरह से प्रोसेस यूज़ किया और इसी उन्होंने नाम दिया कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है। तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये पिक्चर्स जो है आपके, दैट इज़ ऑल्सो, ये जो पिक्चर्स दिख रहा है आपको, ये साइंटिफिक फॉरेस्ट का ही है कि यहाँ पे उन्होंने किस तरह से स्ट्रेट लाइन में दे हैव मैनेज्ड एंड प्लांटेड दैट ट्रीज। तो पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ ट्रीज है ये, तो दैट दे आर सेइंग दैट ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है। बट
मोस्टली टुडे एंड आवर इकोलॉजिस्ट एंड इन्वायरमेंट जितने सारे साइंटिस्ट दे आर नॉट एग्रीड विद द कंसेप्ट कि वो जो था वो साइंटिफिक नहीं था एट ऑल, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल ग्रोइंग फॉरेस्ट को कट करने के बाद पर्टिकुलर वन टाइप ऑफ ट्रीज को लगाना दैट इज़ नॉट अ साइंटिफिक वे। तो इसी तरह से दैट वाज कॉल्ड, तो वो थी किसकी, दैट वाज ब्रैंडिश की, जिन्होंने शुरुआत की कि हमें इस तरह से प्लांट करना है, और ये रिसर्च उन्होंने शुरुआत की थी। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वे द फॉरेस्ट, इसके साथ साथ जो ऑफिसर्स अपॉइंट किया गया था, द फॉरेस्ट ऑफिसर सर्वे द फॉरेस्ट एरिया, एस्टिमेट द एरिया अंडर, तो वो एस्टिमेट करते थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया, कितने सारे एरियाज हैं, उस एरिया में कितने से ट्रीज, कितने सारे ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज है, एंड मेड वर्किंग प्लान, तो उसके ऊपर उन्होंने फिर वर्किंग प्लान किया कि कितना एरिया, कितने टाइप्स ऑफ ट्रीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स कितने सारे हैं, और उसके बाद ये फिक्स द प्लांटेशन, एरिया को फिक्स कर दिया टू बी कट एवरी ईयर, कि हमें कितना कट करना एवरी ईयर। द क्लियर्ड एरिया वॉज देन टू बी रिप्लांटेड, तो जहाँ पे उन्होंने कट कर दिया तो उसको वापस से रिप्लांट करना पड़ेगा, सो दैट इफ़ दे रिप्लांटेड, तो उसको रिप्लांट करेंगे, पेड़ लगाएंगे, तो वापस कुछ सालों में वापस उसको काटने में फिर वो बड़ा हो जाएगा, तो उसको वापस कट किया जाएगा। तो उसी तरह से दैट वाज द प्लानिंग जो उन्होंने फॉर्म किया। द फॉरेस्ट एक्ट वॉज इन्फोर्स्ड इन 1865 में ये इन्फोर्स किया गया, लागू करवाया गया। आफ्टर दैट इट वॉज अमेंडेड ट्वाइस, तो 1865 में इसे लागू करवाया गया। उसके बाद अमेंड किया, अमेंड मतलब चेंजेस करना, ठीक है ना, इसमें वापस कुछ चेंजेस किया गया। तो अमेंड किया गया कितनी बार, टू टाइम्स उन्होंने अमेंड किया, वंस इन 1878 में, फिर उसके बाद दूसरा था 1927 में। एज पर 1878 में जो अमेंडमेंट किया उसमें क्या किया उन्होंने कि फॉरेस्ट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, उन्होंने फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, पहला रिजर्व्ड, देन प्रोटेक्टेड एंड देन विलेज। तो जिस तरह से इंटीरियर वाला सबसे मान लेते ये फॉरेस्ट एरिया है, तो इनका नाम दे दिया रिजर्व फॉरेस्ट। फिर बाद में नेक्स्ट आया वो उसका नाम दिया प्रोटेक्टेड, पी से प्रोटेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर भी मोस्टली अलाउड नहीं होता था कि जो लोकल्स है दे कैन मूव। एंड थर्ड वाला जो था विलेज था, तो थर्ड जो था विलेज में इस फॉरेस्ट एरिया में द विलेजेस कैन यूज टू टेक देयर वुड, जो भी वुड थे वो ले सकते थे विथ परमिशंस। तो इसी तरह से दे डिवाइडेड द फॉरेस्ट इनटू दीज 3 इंपॉर्टेंट कैटेगराइज किया गया, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज। द फॉरेस्ट हैविंग ट्रीज प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी टिम्बर्स, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टिम्बर्स क्वालिटीज़ है उसको नाम वो था रिजर्व, जिसमें वो एंटर करना ही मुश्किल है, वहाँ पे नहीं जा सकते, इसीलिए वो एकदम स्टार्टिंग में मिडिल वाला था रिजर्व्ड। फिर उसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट एंड द विलेज कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते वो अपने से। हाउएवर दे कुड टेक वुड फ्रॉम द प्रोटेक्टेड ऑफ विलेज फॉरेस्ट फॉर हाउसिंग, बिल्डिंग और फ्यूल्स, तो वो उनको अलाउ था सिर्फ और सिर्फ तो विलेज, और विलेज में अगर उनको नहीं मिल पाया तो फिर वो मूव करेंगे प्रोटेक्टर्स में, दैट इज़ ऑल्सो बाय टेकिंग परमिशंस। तो इसीलिए परमिशंस के विदाउट वो कुछ भी नहीं ले सकते थे। तो ये चीज़ें उन्होंने चेंजेस किया था जब रूल्स उन्होंने अमेंड किया। अब ये पिक्चर्स देखोगे, ये देहरादून वाला पिक्चर्स है, इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल्स देहरादून इंडिया में, द फर्स्ट फॉरेस्ट्री स्कूल टू बी इनाग्रेटेड इन द ब्रिटिश एम्पायर्स में, तो ये फॉर्म किया गया था। नाउ नेक्स्ट आता है टॉपिक है हमारा, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट द पीपल्स लाइफ। तो यहाँ पे किसके लाइफ को अफेक्ट करेगा, कौन से पीपल्स, द पीपल्स दोज हु आर टोटली डिपेंडेंट फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स पे, फॉरेस्ट पे जो डिपेंड होते थे उनको लिए ये बहुत ही ज़्यादा रूल्स जो था अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब उस रूल्स के अकॉर्डिंग दे आर नॉट गोइंग टू कलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। सो पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया uses forest products such as roots, leaves, fruits, tubers for many purpose। तो सबसे पहले कि जो लोग फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते थे वो चीज़ें क्या क्या यूज़ करते थे, खाने से लेके सब कुछ, उनके प्रोडक्ट्स को भी वो सेल करते थे मार्केट में। तो इसी तरह रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए, इस तरह से अलग अलग चीज़ें
फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स जो थे वो प्रोवाइड करते थे न्यूट्रिशंस, और ये मेनली मानसून सीजन्स में बिफोर द हार्वेस्ट के पहले ही अराइव होता था. सो हर्ब्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेडिसिन. इसके साथ साथ हर्ब्स को भी वो मेडिसिन के लिए यूज़ करते थे. वुड फॉर एग्रीकल्चर, इम्प्लीमेंट्स लाइक यॉक एंड प्लगिंग, बैम्बूज यूज़ किया जाता था फॉर मेकिंग बास्केट्स एंड अम्ब्रेला, एंड ऑल्सो मेक स्ट्रॉन्ग फेंसेस. अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड एनिमल से तो वो फेंसेस बनाते थे, स्ट्रॉन्ग फेंस. तो ये सारे कहाँ से यूज़ होता था प्रोडक्ट? प्लांट्स एंड बैम्बू ट्रीज मोस्टली. फॉरेस्ट प्रोवाइड्स ग्रेट वैराइटीज ऑफ यूजफुल थिंग्स. लीव्स, जिसके थ्रू डिस्पोजल प्लेट्स, कप्स. तो ये स्टिच करने के बाद दैट वाज अगेन स्टिचिंग विद द हेल्प ऑफ दैट. जो फॉरेस्ट से नीडल्स होते थे वो भी नीडल्स फॉरेस्ट का ही होता था, लीव्स का होता था, उससे वो यूज़ करते थे. तो ये चीज़ें फिर वो बाद में क्या करते थे? मार्केट में सेल करते थे, उससे उनका इनकम अर्निंग होती थी. तो द बोहिनिया वाहिली, दैट वाज साइदिया, दैट वाज द क्रीपर्स, कैन बी यूज टू मेक रोप्स. थॉर्नी बार्क ऑफ दैट ट्रीज इज यूज्ड टू ग्रेट वेजिटेबल्स ऑल्सो. तो इस तरह से बहुत कुछ ऐसे भी फॉरेस्ट एरिया से मिलते हैं जो चीज़ें क्रीपर्स जैसे चीज़ें होती है, उससे वो क्या बनाते थे? रस्सियाँ, रोप्स, थॉर्नी बार्क होते थे, इन सब चीज़ों से, ताकि वेजिटेबल्स बास्केट एरिया पे वेजिटेबल्स ग्रेड्स करने के लिए. फिर महुआ ट्री होती थी जिससे ऑयल यूज़ किया जाता था फॉर कुकिंग एंड लैम्पिंग लैम्प. तो लाइटनिंग लैम्प को लाइट करने के लिए भी यूज़ किया जाता. महुआ ट्री जो थे उससे ऑयल निकलती है, उसकी जो फ्रूट्स होती है उससे, तो वो ऑयल यूज़ करते कुकिंग के लिए भी, और लाइट लैम्प जो थी रात में उनको रोशनी मिलेगी लैम्प के थ्रू, तो लाइट उनको क्या चाहिए? उसके लिए ऑयल चाहिए. तो ये सब चीज़ें फॉरेस्ट से. तो लगभग उनकी पूरी लाइफ जो थी, द पीपल्स लिविंग नियर द एरिया, दैट वाज द ट्राइबल्स पीपल्स, मेनली ट्राइबल्स होते थे, तो वो पूरा का पूरा अफेक्ट होने लगा. द फॉरेस्ट एक्ट ब्रॉट ग्रेट हार्डशिप फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री. द पीपल दोज लिविंग नियर द फॉरेस्ट एरिया, तो जो विलेजर्स थे, जो गाँव थी विलेजर्स के आसपास में, जो ट्राइबल्स पीपल्स थे, उन सभी की ज़िंदगी क्या हो गई? बहुत ज़्यादा कठिन हो गई अभी आफ्टर द एक्ट. क्योंकि एक्ट से पहले तो बहुत इजी था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इजीली फॉरेस्ट उनके लिए घर है, वो सब कुछ चीज़ें जाके फॉरेस्ट से कलेक्ट कर सकते थे. लेकिन ये एक्ट बनने के बाद जहाँ से उनको अलग अलग चीज़ें रिजर्व कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया, अब वो कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते. ग्रेजिंग एनिमल्स को नहीं ले जा सकते ग्रेज करवाने के लिए, कुछ भी कलेक्ट नहीं कर सकते. सो ऑल देयर रूटीन्स जो था, प्रैक्टिकल्स जो वो करते थे, जैसे कटिंग ऑफ वुड्स, ग्रेजिंग दियर कैटल्स, तो वुड कटिंग करना, कैटल्स को ग्रेज करवाना, फ्रूट्स को कलेक्ट करना, रूट्स को कलेक्ट करना, हंटिंग या फिशिंग जो भी था, ये अब इलीगल हो गया और पनिशेबल भी हो गया, कि अब ये कोई भी नहीं करेगा और जो करेगा उसे पनिश मिलेगा. तो पीपल वेयर नाउ कंपेल्ड टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो अब ये जब सब कुछ मना है तो वो क्या करेंगे? चोरी चुपके से जाएंगे, उनको तो लेना पड़ेगा. तो अगर वो फॉरेस्ट से जाते और चुपके से लेते, अगर वो पकड़े गए, सो दे हैव टू बी द मर्सी एट द फॉरेस्ट गार्ड, कि अगर गार्ड ने इसको छोड़ दिया तो अच्छी बात है. तो अब गार्ड को क्या करना पड़ेगा? उनको ब्राइब करनी पड़ेगी, घूस देनी पड़ेगी, तब वो छोड़ेंगे. तो स्पेशली जो थे वो वुमेंस जो वुड कलेक्ट करने के लिए जाते थे, तो वो वुमेंस होती थी, या फिर फ्यूल्स के लिए वुड्स कलेक्ट करने थे. तो इसी तरह से वो उनको ब्राइब करते थे थोड़ा सा, लेकिन जिस तरह से क्या दिया जाएगा कि वो उनको खाना दे दिया जाएगा, कि आपको फ्री में हम आज का खाना दे देंगे. तो इसी तरह से तो कॉमन पीपल्स जो थे, जो पुलिस थे, फॉरेस्ट गार्ड थे, जब वो परेशान करते थे तो उनको उस तरह से ब्राइब देते थे कि मैं आज आपको खाना जो है हम लोग दे देंगे. तो इसी तरह से ये चीज़ें, जो चीज़ पहले ईजिली होता था, अब उनको इस चीज़ों के लिए चोरी करना पड़ता था. नेक्स्ट हमारा है, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट शिफ्टिंग कल्टीवेटर. अब इसी तरह से जो फॉरेस्ट रूल्स आया तो इससे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या? शिफ्टिंग है क्या? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग मीन्स व्हेन वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन एरिया टू द नेक्स्ट एरिया, है ना. तो यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या हो गया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में यहाँ पे आ जाएगा कि व्हेन इन द फॉरेस्ट एरिया, तो मेनली ये हिल्स एरिया में किया जाता था, हिल्स एरिया, माउंटेन्स एरिया में ये फॉलो किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशंस. वी आर वन एरिया, पैच ऑफ एरिया, फॉरेस्ट एरिया को क्या करते हैं, जहाँ पे ट्रीज होती है उस ट्रीज को वो क्या करते हैं, दे कट डाउन द ट्रीज, एंड द रिमेनिंग पोर्शन जो होता था
दे बर्न, उसको वो जला देते थे। उसके बाद से जो एशेस होती थी, उस ऐश को वो पूरी फील्ड में जो था स्प्रेड कर देते थे, एज अ मैनुअल वो यूज़ करते थे उसे। एंड ऑल दिस हैज़ बीन डन इन जस्ट बिफोर द मानसून, क्योंकि बारिश आने से पहले ही। उसके बाद इसी प्रैक्टिस से वो मेनली उस एरिया में 2 to 3 years जो था मेनली वो उस एरिया में कल्टिवेशंस करेंगे, क्योंकि ये जब कल्टिवेशंस फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, जिस तरह से प्रोडक्शन जो होता था उनका प्रोडक्शंस कम होने लगा, प्रोडक्शंस में क्या हो गया, प्रोडक्ट डिक्रीज़ होने लगी, है ना। जब वो डिक्रीज़ होने लगी तो डिक्रीज़ में क्या हो जाएगा, प्रोडक्शंस कम हो रही है, सो दे विल लीव दैट पर्टिकुलर एरिया जिस एरिया में उन्होंने प्रोडक्शन वो किया था, फिर वो मूव करेंगे, नेक्स्ट एरिया में जाएंगे, फिर नेक्स्ट एरिया का प्लांट्स वो कट करेंगे, फिर दे बर्न दैट एरिया एंड like this they will move. So this is called shifting cultivation. They are shifting from one area to the other area, and the last in the which they have cultivated the land area, after 15 to 20 years that area will again be able to cultivate. तो इसी तरह से ये shifting cultivation ये यूज़ करते थे। तो ये रूल्स बनने के बाद, क्योंकि अब ये फॉरेस्ट एरिया होता था तो अब ये फॉरेस्ट में तो कर नहीं सकते, so a major impact of European colonialism was restriction on the practice of shifting cultivations. तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा शिफ्टिंग कल्टिवेशंस के अंदर। इसे शिफ्टिंग कल्टिवेशंस कहा जाता है अलग अलग नाम से अलग अलग एरिया में। स्वीडन एग्रीकल्चर्स भी कहा जाता है, ट्रेडिशनली अलग अलग नाम से भी कहा जाता है, जैसे एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में अलग अलग नाम से कहा जाता है, जैसे लैडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, चितनम्स और टेवी इन अफ्रीका, चेना इन श्रीलंका, इन इंडिया डाया पेंडा, बेवा, नावेत एंड झूम, फिर पुडू, खंदन एंड कुमरी, ये अलग अलग लोकल वर्ड्स है, लोकल लैंग्वेज में इसे बोला जाता है। एंड ऑल मीन्स शिफ्टिंग कल्टिवेशंस। इसे इंग्लिश में भी स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन भी नाम से कहा जाता है, स्लैश एंड बर्निंग कल्टिवेशंस। तो इस पर भी उन्होंने बैन करवा दिया। तो यहाँ पर टोटली व्हाट वाज द रीजंस, तो यहाँ पे इससे ये है कि जो ब्रिटिशर्स थी, द कॉलोनियल्स जो रूल्स थी, दे आर नॉट गेटिंग रेवेन्यू, यहाँ से इनको रेवेन्यू जो है नहीं मिल रही थी, दैट इज़ द टैक्स, क्योंकि दे आर नॉट फिक्स इन पर्टिकुलर एरिया, दे आर मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू द नेक्स्ट एरिया। तो इसी तरह से हाउ दे आर गोइंग टू नो इन विच एरिया दे आर डूइंग द कल्टिवेशंस, तो ये भी एक रीज़न था, दे आर नॉट गेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम दैट एरिया। सो इस तरह से उन्होंने शिफ्टिंग कल्टिवेशंस के ऊपर बैन लगा दिया। तो जिस तरह से हमने भी डिस्कस किया था कि शिफ्टिंग कल्टिवेशंस, पैच ऑफ फॉरेस्ट एरिया स्लैश एंड बर्न, उसको कट किया फिर उसको बर्न किया, एंड रोटेशंस, ये रोटेशंस होता रहता है, सीड्स को सो दिया, सोइंग द सीड्स, फिर एशेस, जो एशेस उसको बर्न करने के बाद हुई थी उस ऐश में, फिर ये कब होता है, जस्ट द मानसून से पहले, फिर मानसून की शावर, दैट वाज दे गेटिंग द वाटर, फिर क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता था नवंबर अक्टूबर में। सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, आराम से 2-3 ईयर्स करने के बाद दे लेफ्ट दैट फॉर 12 to 18 ईयर्स, फिर 12 से 18 ईयर्स में इसको छोड़ दिया जाता था ताकि द फॉरेस्ट विल अगेन ग्रो बैक, फिर से वो बड़े हो जाए, पेड़ अपने आप हो जाए। तो इसी तरह से दैट एरिया इज बीन कल्टिवेटेड, तो अ मिक्स ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन दीज प्लॉट्स। तो उस प्लॉट्स में दे यूज टू ग्रो मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एक साथ बहुत सारे क्रॉप्स को यूज़ करते थे, ग्रो करते थे। सो इट कुड बी मिलेट इन सेंट्रल इंडिया में देखा जाए तो वो वहाँ पे मिलेट्स ग्रो कर दिया, फिर अफ्रीका, ब्राज़ील, मेज़, बीन्स, तो अलग अलग जगह में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते थे एंड दे यूज़ एज ए फूड, उनके लिए वो फूड, क्योंकि फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट लिया वो उनके खाने के लिए हो गया, फिर इनकम भी हुआ, लेकिन साथ साथ दे ऑल्सो ट्राई टू ग्रो देयर ओन फूड्स, बेसिक जो फूड था उसको वो ग्रो करते थे। तो इसी तरह से ये चीज़ों पे क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो अब क्या करेंगे वो, द ब्रिटिश फॉरेस्टर्स कंसिडर दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो है, ये प्रैक्टिस जो है ये हार्मफुल है, क्योंकि उनको लगता था कि जिस तरह से वो आग लगा रहे हैं, है ना, कि पूरी एक कटिंग करते फिर इसको फायर लगाते, आग लगाते, तो कहीं ना कहीं वो फायर जो है इट विल रिच इनटू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट,
कहीं वो प्रोटेक्टेड में चला जाए, फिर प्रोटेक्टेड से रिजर्व में चला जाएगा, तो इसलिए उन्होंने उसको बंद करने की कोशिश की. दे फील दैट लैंड विच वर यूज्ड फॉर कल्टिवेशन आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स वॉज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर्स ऑल्सो. और जिस एरिया में वो कल्टिवेशन कर रहे हैं, फिर वो एरिया वापस वहाँ पे ट्री ग्रो हो और पर्टिकुलर जो टिम्बर्स चाहिए उनको वो ग्रो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्टिलिटी जो है सॉइल्स की ख़राब हो जाती है. तो इसी तरह से दे ऑल्सो यूज़ डैमेज की, वो जो है इससे डैमेज भी होता है, क्योंकि जैसे कहा कि फ्लेम्स जो है स्प्रेड होगा, इट विल इंटर इनटू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, शायद प्रोटेक्टेड या रिजर्व में चला जाए, तो इससे पूरे की पूरी जंगल जल सकती है. तो ये भी वन ऑफ द रीजंस था उसके लिए. सो द गवर्नमेंट ऑल्सो फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट टैक्स, जैसे मैंने आगे डिस्कस किया. ये तो एक रीजन हो गया. दूसरा रीजन ये भी था कि उनसे उनको टैक्स नहीं मिल पाता था शिफ्टिंग कल्टिवेट. तो इसी तरह से ये चीज़ों के कारण द गवर्नमेंट डिसाइड टू बैन शिफ्टिंग कल्टिवेशंस. तो इस सब चीज़ों के कारण उन्होंने डिसाइड किया कि शिफ्टिंग कल्टिवेशंस को बंद कर दिया जाए. एज अ रिजल्ट मैनी pastoral communities were forcibly displaced from their homes in their forest. तो इसके कारण जो लोग नोमैड्स थे, जो ट्राइबल्स थे, जो मूव करते थे, इस तरह से कहा, उन्हें मजबूर होकर उस एरिया को छोड़ना पड़ा. सम हैड टू टेक अप अदर ऑक्यूपेशंस. कुछ जो थे ट्राइबल्स, दे टेक अप अदर ऑक्यूपेशंस, अलग अलग काम करना शुरू कर दिया. वेल सम रेजिस्टेड थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियंस, या फिर किसी ने स्मॉल ग्रुप बना दिया, रिवॉल्ट करने की कोशिश की ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि हमें इसकी गवर्नमेंट के रूल्स नहीं मानना है, हमें रिवॉल्ट करना. तो रिबल्स और रिबेलियंस मीन्स रिवॉल्ट, ठीक है. तो यहाँ पे रिवॉल्ट करना, अपने हक के लिए लड़ना, इस तरह से शुरुआत हुई. नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट रूल्स ऑन हंटर. ये हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है. थैंक यू.